हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम फोगाट और हमने अपने पिछले कंप्यूटर के जो वीडियो था, लेक्चर था, उसके अंदर डिस्कस किया था कंप्यूटर के फंक्शनल एरियाज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और कुछ मेमोरी का जो है ओवरव्यू लेने की कोशिश करी थी कि मेमोरी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होती हैं। अब हम अगला जो अपना यूनिट 1 का अगला टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और उससे फर्दर जो चीजें हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है पहला वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, यानी जिस चीजों से आप इनपुट दे सकते हैं और जिन चीजों से आप कंप्यूटर के द्वारा जो है आउटपुट ले सकते हैं। An input device is something you connect to a computer that sends information into the computer। जैसे अब माउस है वो कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है और वो इंस्ट्रक्ट करता है आपके कंप्यूटर को थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल कि जब माउस का कर्सर है वो लेफ्ट मूव करेगा, कब राइट मूव करेगा, क्या चीज सेलेक्ट करनी है, उस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो माउस जो है अपने बटन्स के द्वारा, अपने स्क्रॉल जो होता है उसका, जिससे आप ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं, इन चीजों के द्वारा जो है आपके सीपीयू को पहुंचाता है और वो सीपीयू जो है आप उसको अपनी प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को वैलिडेट करके आपके जो मॉनिटर पे है वो आउटपुट दिखा देता है। एंड आउटपुट डिवाइस इज समथिंग यू कनेक्ट टू अ कंप्यूटर दैट हैज इंफॉर्मेशन सेंड टू इट। तो जैसे कि अब मैं इसको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इस लाइन को हाईलाइट कर दे माउस के थ्रू, तो जो मॉनिटर है वही आउटपुट हमको दे रहा है। इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल देख लेंगे। कीबोर्ड हो गया हमारा, जिससे हम जो है अपने वर्ड्स जो हैं या लेटर्स जो हैं उनको टाइप करते हैं। सिंपल डिवाइस कंप्राइजिंग कीज एंड ईच की डिनोट्स ईदर एन अल्फाबेट, नंबर और नंबर कमांड्स व्हिच कैन गिव टू अ कंप्यूटर फॉर वेरियस एक्शंस टू बी परफॉर्म। जैसे अपना क्वालिटी है, ABCD है, इस तरह से जो है अपना आपके जो अल्फाबेट्स हैं या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 जो है आपके जो नंबर कीज हैं वो आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ फंक्शंस कीज भी होती हैं, जैसे F1 F2 F3, इस तरह से लेकर आपकी जो है अलग अलग की जो है अलग अलग ऑपरेशंस कर सकती हैं। इट हैज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टाइपराइटर कीज। जो हमारे ओल्ड जनरेशन टाइपराइटर्स हुआ करते थे उसी तरह से इसके अंदर भी जो है कीज का लेआउट रहता है। द कीबोर्ड इज एन एसेंशियल इनपुट डिवाइस एंड कंप्यूटर एंड लैपटॉप बोथ यूज कीबोर्ड टू। बिना कीबोर्ड के जो है कमांड देना कंप्यूटर को वो जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है। तो कीबोर्ड और माउस एक ऐसे चीज हैं, दो ऐसे पेरिफेरल्स हैं, जो ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को एक प्रॉपर फंक्शनिंग यूनिट बनाने के लिए कारगर साबित होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है माउस। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। बिल्कुल सही बात है, जो पॉइंट करता है किसी चीज से। जैसे ये जो चीज है आप देखेंगे ये ब्लू ब्लू सा है, ये आपका जो है पॉइंट कर रहा है, इस वक्त क्रॉस के ऊपर पॉइंट कर रहा है, इस वक्त रीलोड के ऊपर, और इस तरह से जो चीजें हैं। यूजिंग माउस कैन वी कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन वेरियस आइकन प्रेजेंट ऑन द सिस्टम एंड ओपन वेरियस फाइल प्रोग्राम्स। तो इस तरह से हम जो है माउस से, जैसे मान लीजिए मैंने ड्रॉ पे क्लिक कर दिया है तो ड्रॉ का वो खुल गया है, हाईलाइट करूंगा, हाईलाइट का जो है इस तरह से खुल जाएगा, और अगर मैं इरेज करूंगा तो इस तरह से चीजें इरेज हो जाएंगी। A mouse comprises 3 buttons on top and one trackball at bottom which help in selecting and moving the माउस अराउंड रिस्पेक्टिवली। तो ये थोड़ा जो है ओल्ड जनरेशन माउस की बात की जा रही है। आजकल के जो माउस है वो ऑप्टिकल बेस्ड, आप देखेंगे उसके अंदर से एक जो है कलर्ड जो है मोस्टली लाल रंग की जो है लाइट जो है वो निकलती है, तो वो जो लेजर के थ्रू जो है अपनी प्रिसीजन जो है वो ट्रैक कर सकता है। उसके हिसाब से जो है जितना ज्यादा आपका माउस जो है वो हाईली एडवांस्ड वर्जन होगा उतना ही ज्यादा वो प्रिसाइज हो सकता है। तो 3 बटन होते हैं आपके, सबसे पहले आपका लेफ्ट क्लिक, फिर राइट क्लिक, और जो है बीच में जो है स्क्रॉल बटन जो है आपका, जिससे आप ऐसे 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 अपने कंटेंट पर स्क्रॉल कर सकते हैं वो चीज। इन केस ऑफ लैपटॉप द टच पैड इज गिवन एज रिप्लेसमेंट ऑफ माउस विच हेल्प्स इन मूवमेंट। तो एक लैपटॉप होता है उसके अंदर आपको इस तरह से जो है एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ऐसे टच पैड सा मिलता है, जिसके नीचे जो है 2 बटन होते हैं। आपका ये लेफ्ट बटन जो है राइट बटन को जो है इम्यूलेट करता है, और आप इससे जो है जैसे टच स्क्रीन पर काम करते हैं उस तरह से पॉइंटिंग डिवाइस बनाया जा सकता है। उसके बाद हमारा जो तीसरा इनपुट डिवाइस आता है वो आता है जॉयस्टिक। It is a device which comprises of a stick which is attached at an angle to the base so that it can be moved and controlled। तो कुछ इस तरह का दिखता है वो आपका जो है ये जो है इस तरह से जो है यहाँ पर जो है बटन होते हैं। वीडियो गेम्स खेलने में ये मदद करता है। ये जो है मूवमेंट जो है इसके अंदर आप कर सकते हैं। मोस्टली यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट इन वीडियो गेम्स। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम a joystick is used as a cockpit in aeroplane, wheelchairs, cranes, और वो चीजें जो है आपके एयरप्लेन में भी हैं। इस तरह का जो आपको सिस्टम बिल्कुल सिमिलरली देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं हमारी जॉयस्टिक के अंदर। उसके बाद आता है लाइट पेन। इट इज अ वॉन्ड लाइट लुकिंग डिवाइस विच कैन डायरेक्टली मूव ओवर डिवाइस स्क्रीन। तो एक जैसे आपने कभी सैमसंग गैलेक्सी नोट देखा होगा तो उसके अंदर इस तरह का एक स्टाइलस मिलता है छोटा सा, जिससे आप स्क्रीन के ऊपर जो है अपना लिख सकते हैं। तो वो चीज होती है हमारी लाइट पेन। तो वो इस तरह से एक छोटा पेन सा होता है जिससे आप डायरेक्टली अपने स्क्रीन के ऊपर नोट्स लिख सकते हैं। इट इज लाइट सेंसिटिव, यूज्ड इन कंजंक्शन विद कंप्यूटर्स कैथोड रे ट्यूब। तो ये यहाँ पर जो है थोड़े ओल्डर जनरेशन जो है कंप्यूटर्स की बात की जा रही है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग इसी तरह का है। उसके बाद आता है माइक्रोफोन। जैसे कि इस वक्त मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ तो वो लेक्चर जो है माइक्रोफोन के द्वारा जो है इनपुट ले रहा है, और आपको जब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो वो स्पीकर के थ्रू आउटपुट दे देगा।
Using a microphone, sound can be stored in a device. In its digital form, it converts sound into an electrical signal. To record or reproduce a sound created using a mic, it needs to be connected to an amplifier. तो ये चीजें जो है अंदर ही आपके कंप्यूटर के अंदर होती हैं। तो जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये माइक्रोफोन के थ्रू हो रही है। ये माइक्रोफोन जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जो है, जब आप कोई वीडियो प्ले करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है आपके स्पीकर के थ्रू रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। तो जो सबसे कॉमन है, जो सबसे पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है हमारा, वो है हमारा मॉनिटर, जो कि इस वक्त आपके आंखों के सामने है। आपका मोबाइल का स्क्रीन हो गया, आपके टैबलेट का स्क्रीन हो गया, आपके टीवी का स्क्रीन हो गया, आपके कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया, तो ये सब जो है मॉनिटर के अंदर आ जाते हैं। द डिवाइस विच डिस्प्लेस ऑल द आइकन, टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा ओवर स्क्रीन इज कॉल्ड मॉनिटर। When we ask the computer to perform an action, the result of that action is displayed on the monitor। जैसे कि आप अभी, जैसे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, तो इसका जो एक्शन है वो यहाँ पर आपको मॉनिटर पर दिखाई दे रहा है। वेरियस टाइप्स ऑफ मॉनिटर हैव आल्सो बीन डेवलप्ड ओवर द ईयर। जैसा कि मैंने कहा कि आपके टीवी स्क्रीन, आपके मोबाइल स्क्रीन, आपके टैबलेट के स्क्रीन, इस तरह की हर चीज जो है जिसपे आप एक विजुअल आउटपुट ले सकते हैं चीजों का, वो आपका मॉनिटर बन जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे प्रिंटर, जिससे कि आप जो कोई भी डिजिटल कंटेंट है जो आपके मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है, उसकी एक फिजिकल कॉपी जो है कागज के ऊपर प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। अ डिवाइस विच मेक्स अ कॉपी ऑफ पिक्टोरियल और टेक्सचुअल कंटेक्स्ट यूजुअली ओवर अ पेपर इज कॉल्ड अ प्रिंटर। वही मैंने कहा कि आप जो डिवाइस पे, जैसे ये पीडीएफ है मेरे सामने, अगर मुझे इसका प्रिंट आउट लेना है तो मैं कंट्रोल पी दबाऊंगा और अपने प्रिंटर से जो है यही डिजिटल जो पीडीएफ है ये मेरे पास एक फिजिकल फॉर्म में मेरे पास कागज के ऊपर जो है प्रिंट आउट होकर आ जाएगी। वो जो है अपना प्रिंटर है, तो वो आउटपुट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑथर टाइप द एंटायर बुक ऑन हिज और कंप्यूटर एंड लेटर गेट्स अ प्रिंट आउट। तो वही चीज। उसके बाद आते हैं हमारे स्पीकर्स, जिसके ऊपर आप जो है मेरी आवाज सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मूवीज की जो ऑडियो है वो सुन सकते हैं। उस तरह की चीजें जो है आप स्पीकर से कर सकते हैं। डिवाइस थ्रू विच वी कैन लिसन टू अ साउंड एज एन आउटकम ऑफ व्हाट वी कमांड अ कंप्यूटर टू डू इज कॉल्ड अ स्पीकर। Speaker are attached to the computer system and are also a hardware device which can be attached separately। तो आपका लैपटॉप अगर है, आपका मोबाइल है, आपका टैबलेट है, तो उसके अंदर आप देखेंगे जो स्पीकर्स हैं वो उसी के अंदर इनबिल्ट होते हैं, वो बाहर से अलग से नहीं लगाने पड़ते। लेकिन अगर आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसके अंदर जो है आपको अलग से स्पीकर्स आपके लेने पड़ते हैं, जो आपके यूएसबी और 3.5 mm जो ऑक्स का जैक होता है उसके अंदर जो है प्लग करके आपको आउटपुट देते हैं। With the advancement in technology, speakers are now available which are wireless and can be connected using Bluetooth and other application। तो wireless Bluetooth speakers भी आ चुके हैं, उस तरह की चीजें। प्रोजेक्टर, यानी कि जो चीज जो है आपको अगर कोई चीज जो है बड़ी स्क्रीन पर देखनी है, अगर आपको एक थिएटर टाइप एक्सपीरियंस चाहिए, तो उस काम के लिए आपको जो है प्रोजेक्टर जो है इस्तेमाल किया जाता है। एन ऑप्टिकल डिवाइस विच प्रेजेंट एन इमेज और मूविंग इमेज ऑन टू अ प्रोजेक्शन स्क्रीन इज कॉल्ड प्रोजेक्टर। यूजुअली जो है 120 इंच या उससे जो 150 इंच या 200 इंच के जो आपके स्क्रीन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल का स्क्रीन है वो 5, 5.5, 6 इंच का हो सकता है, आपके टैबलेट का स्क्रीन 11-12 इंच का हो सकता है, आपके लैपटॉप का स्क्रीन 15 इंच का हो सकता है, मॉनिटर जो है 24-27 जो है उतने इंच के हो सकते हैं, टीवी जो है 32, 40, 45 इस तरह से हो सकते हैं। लेकिन आपको जो एक बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए 120 इंच का, जहां पर एक जैसे कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहां पर अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह देनी है तो उस काम के लिए जो है प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट कॉमनली दीज प्रोजेक्टर आर यूज्ड इन ऑडिटोरियम्स एंड मूवी थिएटर फॉर द डिस्प्ले ऑफ वीडियो लाइटनिंग। If a projector is connected to a computer, then the image video displayed on the screen is the same as one displayed on the computer screen। तो अगर मैं अपने कंप्यूटर से जो है प्रोजेक्टर को प्लग कर दूंगा, तो जो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वही मैं जो है बड़े जो है स्क्रीन के ऊपर 120 इंच की जो स्क्रीन है या जो भी जितना भी प्रोजेक्टर का जो मैक्सिमम साइज है प्रोजेक्ट करने का, उस पर देख सकता हूँ। उसके बाद आते हैं हमारे हेडफोन्स। हेडफोन्स की जो है परफॉर्मेंस जो है वो सिमिलर होती है स्पीकर से, बस फर्क इतना होता है स्पीकर्स जो है वो जो है सबके लिए मल्टी यूजर होते हैं, उससे जो भी उनके आसपास बैठा है सराउंडिंग में सब सुन सकते हैं। हेडफोन्स जो होते हैं वो एक सिंगल यूजर पर्पस जो है स्पीकर्स होते हैं, उसको आप अपने कानों में लगाइए। इन ईयर होते हैं, ओवर द ईयर होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के हेडफोन्स भी आजकल अवेलेबल हैं। तो वही चीज यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। जैसे आप जो देख रहे हैं ये जो आपका जिसमें पीडीएफ खुला है इस वक्त, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ये एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जो अगर मैं पूरी विंडोज की बात करूं तो वो अपने आप में एक जो है पूरा सॉफ्टवेयर है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर essentially a type of programs which enable the user to perform some particular specific task or actually used to operate their computer। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यूज टू ऑपरेट देयर कंप्यूटर की बात करूं तो उसके अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, आपका मैक ओएस है, इस तरह के आईओएस है, एंड्रॉइड सिस्टम है, विंडोज है, ये सब चीजें जो है लिनक्स हैं, ये आपकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती हैं। उसके बाद जो है इनको इसके अंदर जो है आप जब एप्लीकेशंस डाल देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्सेल यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज जैसे आपकी और कोई चीज है, गेम्स हैं वो यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज है जैसे मैं एज यूज कर रहा हूं, तो ये सारी जो है आपकी एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, जो यूजर टू यूजर डिपेंड करता है कि भाई जिस यूजर को जिस
जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत है वो उस सॉफ्टवेयर को उस वक्त जब उसको जरूरत है इंस्टॉल कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है और बाद में डिलीट या अनइंस्टॉल भी कर सकता है। तो उस तरह की चीजें हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आते हैं वो आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आपके सिस्टम को यानी कि जो आपका हार्डवेयर है उसको जो है वेरीफाई करके आपके जो स्क्रीन पर कोई भी जो बेसिक कंटेंट है जैसे विंडोज है उसको जो है डिस्प्ले करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प द यूजर, द कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस एंड एन एप्लीकेशन ऑल वर्क टुगेदर सीमलेसली। तो आपका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक होता है उसके अंदर वो आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर से। दिस मेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रूशियल टू रनिंग एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज द होल कंप्यूटर सिस्टम। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज या कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस ही इंस्टॉल नहीं करूंगा तो मैं एक्सेल और वर्ड या जो भी मुझे इस्तेमाल करना है वो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक प्राइमरी स्टेज है। मुझे कुछ भी फर्दर एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है तो मुझे सबसे पहले जो है अपनी कंप्यूटर में विंडोज जो है इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वही विंडोज है, वही सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मुझे एक एक्सेस देगा आगे जो अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो मेरे यूज के हिसाब से, जो मेरी नीड्स के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर है उनको इस्तेमाल करने का। We can say that system software is an intermediator or a middle layer between user and the हार्डवेयर। बिल्कुल सही बात है, जो मैं यूजर हूं और जो मेरा हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर है इस वक्त मेरे सामने, उसके बीच में जो एक इंटरफेस है, जो इंटेंजिबल इंटरफेस है, जो मुझे अभी फिलहाल यूज करने के लिए मदद कर रहा है कंप्यूटर, जिसके अंदर मैं अपना एज यूज कर पा रहा हूं, जिसके अंदर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, वो काम जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। दिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सैंक्शन अ प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू वर्क इन। जैसे विंडोज है वो अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म का जो कंपैटिबल सॉफ्टवेयर हैं वो विंडोज के ऊपर चल जाएंगे। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो सिर्फ विंडोज पे कंपैटिबल होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो अपने सिर्फ मैक ओएस पे या लिनक्स पे कंपैटिबल होते हैं। इस तरह से जो है कंपैटिबिलिटी जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर की अलग अलग हो सकती है। दिस इज द रीजन वाई सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। तो वही बात है, मैं विंडोज ही नहीं डालूंगा तो मैं इस हार्डवेयर का ये तुम जो मॉनिटर है और सीपीयू है मेरे लिए एक डब्बा बन के रह जाएंगे। When you first turn the computer on, it is the system software that gets initialized and gets loaded in the memory of the system. तो BIOS जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था वो एक बैक एंड प्रोसेस है, वो आपके बैकग्राउंड में लोड होता है, वो आपके फ्रंट में या आपके मॉनिटर पे जो है स्पेशल कमांड्स के थ्रू ही डिस्प्ले किया जाएगा। अगर आप वो कमांड नहीं देते तो आपका जो मॉनिटर है वो एक ब्लैंक स्क्रीन रहेगा। जब आप उसके अंदर विंडोज इंस्टॉल कर देंगे और पावर बटन दबाएंगे तो BIOS ऑल्दो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, वो वैलिडेट कर लेगा फटाफट से कि भाई मिली सेकंड्स के हिसाब से कि हार्डवेयर सारा ठीक है, मॉनिटर है या नहीं है। तो वो चीजें जो है आपको फिर उसके बाद विंडोज जो है डिस्प्ले कर देगा एकदम से। The system software run in the background and is not used by the end user. This is the reason why system software is also low level software. Example operating system device drivers. तो ये जैसे हमारे हैं विंडोज एक्सपी हैं, आजकल जो है हमारा जो है विंडोज 11 आ चुका है, विंडोज विस्ता तो बहुत पुराना है, विंडोज 7 भी है, ये विंडोज जो है अपना 10 का जो है वो लोगो है, ये एंड्रॉइड है, ये हमारा शायद उबंटू है या कुछ है, और ये जो है हमारा एप्पल का जो है मैक ओएस और आईओएस वगैरह है। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर अपनी नीड्स और जरूरतों के हिसाब से टाइम टू टाइम डालता रहता है। जैसे मुझे इस वक्त एज की जरूरत है तो मैंने एज इंस्टॉल कर लिया, मुझे क्रोम की जरूरत होगी तो मैं क्रोम इंस्टॉल कर लूंगा, मुझे एक्सेल की जरूरत है मैं एक्सेल डाल लूंगा, मुझे वर्ड की जरूरत है मैं वर्ड डाल दूंगा। दे आर ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज एंड यूजर प्रोग्राम एंड आर इवन प्रोडक्टिविटी जो है बेस्ड प्रोग्राम। जैसे मुझे मान लीजिए किताब लिखनी है तो मेरे लिए जो सबसे प्रोडक्टिव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा वो वर्ड होगा। किसी को डाटा एंट्री करनी है, किसी को जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने हैं, किसी को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, उसके लिए जो है एक्सेल यूज हो सकता है, वो चीजें हैं। which assist the user in completing various tasks like conducting online research, making note, designing graphic, इस तरह की जो है चीजें हैं। They are actually used by the end user as well as have specific functionality और task which they are designed to perform। जैसे जो हमारा वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो स्पेसिफिकली बनाया गया था ताकि आप जो है अपने लिखाई का जो काम है आप उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो बना सके। There are variety of application software, word processor, web browser। word processor का मतलब है जो आपके वर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे नोटपैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल वर्ड हो गया, उस तरह की चीजें हैं। और आपके वेब ब्राउजर हैं, जैसे इस वक्त जो है माइक्रोसॉफ्ट एज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसके अलावा क्रोम है, फायरफॉक्स है, ब्रेव है, ओपेरा है, इस तरह के जो है वेब ब्राउजर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होते हैं। उसके बाद अब आते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके फंक्शंस क्या क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस control the general operation of a computer and provides an easy way for us to interact with computer and run application।
तो इंटरफेस यानी कि इसके अंदर कुछ जो है की फंक्शंस है। तो सबसे पहला है इंटरफेस, प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस सो इट इज इजी टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। जब मैं विंडोज इंस्टॉल करता हूं तो उससे जो मुझे है एक यूजर इंटरफेस मिल जाता है, ताकि मैं अपने जो हार्डवेयर के साथ जो है अपने हिसाब से जो है कोऑर्डिनेट कर सकूं, उसको कमांड्स इशू कर सकूं। मैनेज द सीपीयू रन एप्लीकेशंस एंड एग्जीक्यूट एंड कैंसिल प्रोसेसेस। तो उस तरह के जो है मैनेज है, विंडोज जो है अपने आप जो बैकग्राउंड में है मैनेज करता रहता है, जो पीछे जैसे आप देखेंगे कभी टास्क मैनेजर में जाके कभी आपका एंटीवायरस प्रोग्राम रन कर रहा है, कभी कुछ रन कर रहा है, कभी इस तरह की जो है बैकग्राउंड में चीजें चलती रहती हैं। तो वो मैनेजमेंट का काम भी है, वो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा संभाल लेता है। उसके बाद आते हैं मल्टीटास्क। बिल्कुल सही बात है, मल्टीटास्किंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहाँ पर एज कर रहा हूँ, मैं सामने वेब कैम पर जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और फिर मैं एंटायरली जो है इस पूरे स्क्रीन को स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइक में मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो इकट्ठे जो है इतने सारे टास्क चल रहे हैं। ये तो फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ मैं, बैकग्राउंड में कुछ और भी चीजें जो है चल रही होंगी। मैनेज मेमोरी, तो मेमोरी को मैनेज करता है, जैसे जैसे मुझे चीजों की जरूरत पड़ती जाती है। मान लीजिए मैंने इस वक्त एज चला रखा है, मैंने इस वक्त जो है वेब कैम चला रखा है, माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस वक्त जो है ये जो तीनों चारों टास्क हैं ये अपने आप में सीपीयू हाई इंटेंसिव टास्क है। तो ये कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा, विंडोज जो है वो क्या करेगी कि बैकग्राउंड में कुछ ऐसे अननेसेसरी जो टास्क है उनको या तो कुछ देर के लिए पॉज कर देगी या उनको बंद कर देगी, ताकि जो मेन फोकस है कंप्यूटर का या जो सीपीयू का या जो मेमोरी है वो हमारे जो सामने एप्लीकेशन इस वक्त यूज हो रही है यूजर के द्वारा उन पर आ सके, और उनमें जो है किसी भी तरह की जो है यूजर को तकलीफ ना झेलनी पड़े। ट्रांसफर प्रोग्राम इनटू एंड आउट ऑफ मेमोरी, एलोकेट फ्री स्पेस बिटवीन प्रोग्राम एंड कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी यूसेज। उसके बाद आता है मैनेजेस पेरिफेरल। तो वही बात है, विंडोज जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी चीज है वो आपके पेरिफेरल्स हैं। जैसे इस वक्त वेबकैम कनेक्टेड है, माउस कनेक्टेड है, जो है अपना कीबोर्ड कनेक्टेड है, इस तरह के जो पेरिफेरल्स हैं इनका जो है मैनेज करता है। मैं माउस की स्पीड वगैरह या कीबोर्ड का जो है स्पीड है, उसके अंदर इनपुट है, मान लीजिए मुझे हिंदी का इनपुट करना है तो मैं वो सब जो है विंडोज के थ्रू मैनेज कर सकता हूँ। ऑर्गेनाइजेज, क्रिएट फाइल सिस्टम टू ऑर्गेनाइज फाइल। जैसे आप विंडोज एक्सप्लोरर जो है उसमें जाएंगे तो आपकी जो सारी ड्राइव्स हैं जिसके अंदर आपका डाटा जो है वो स्टोर्ड है, जैसे विंडोज ड्राइव सी होती है जिसके अंदर आपकी विंडोज इंस्टॉल होती है। उसके बाद आपके जो उसके ऊपर देखेंगे आप देखेंगे उसके ऊपर डॉक्यूमेंट, वीडियो, पिक्चर्स, डाउनलोड्स, इस तरह के फोल्डर आपको दिख जाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको जो बाकी आपकी ड्राइव्स होंगी वो वहां पर ऐसे CDEFGH इस तरह के लेटर जो है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वो चीज भी है वो विंडोज जो है ऑर्गेनाइज करता है। सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है मालवेयर से, एंटी मालवेयर से, एंटीवायरसेस से, ट्रोजन चीजों से, इन तरह की जो चीजें हैं जो आपके कंप्यूटर को या आपके जो प्राइवेसी है उसको हर्ट कर सकती है। आपका डाटा चोरी हो सकता है, आपका जो जो प्राइवेट चीजें हैं, जैसे आपका कंप्यूटर है आप उसके अंदर अपनी जो है प्राइवेट फोटो सेव करते हैं, मैसेजेस सेव करते हैं, डिटेल्स आपकी बैंक अकाउंट की, इस तरह की जो चीजें हैं उसको जो है एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रखता है, ताकि कोई बाहर का आदमी जो है अनआइडेंटिफाइड एक्सेस जो है उस चीजों पर ना ले सके। उसके बाद यूटिलिटीज हैं, तो यूटिलिटी है मतलब टूल्स ऐसे प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप अपने जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकें। जैसे स्पीकर है उसकी आवाज कम ज्यादा करना, जो आपका मॉनिटर है उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा करना, माउस है उसकी स्पीड कम करना, कर्सर किस तरह बिहेव करेगा, उस तरह की चीजें जो है वो सब विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम आपको किसी भी तरह का वो हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं हम अपने कंप्यूटर नेटवर्किंग के, यानी कि जो नेटवर्किंग है कि कंप्यूटर्स के बीच में जो नेटवर्क है वो किस तरह का हो सकता है, यानी कि दो कंप्यूटर आपस में किस तरह जुड़ सकते हैं, उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे एडवांटेज क्या है कंप्यूटर नेटवर्किंग के। सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डाटा, फाइल कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल नोड। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मेरा ये कंप्यूटर है और ये 5 कंप्यूटर और है, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से जो है ये सारे जो कंप्यूटर हैं आप कंप्यूटर लैब में देखेंगे तो आपको इस तरह का जो है नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके टीचर हैं, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका जो कंप्यूटर है वो आपके कंप्यूटर का सारा जो डाटा है आप क्या कर रहे हैं उन चीजों को मॉनिटर कर सकता है। और जो स्टोरेज भी है वो प्राइमरीली सिर्फ इसी कंप्यूटर में की जाती है, ताकि आपका जो डाटा है वो अल्टीमेटली मॉनिटर किया जा सके, ताकि स्टूडेंट्स को जो है असाइनमेंट जो मिली है वो उन्हीं पर काम करें बजाय कि किसी और चीज पर, ताकि वो गेम्स ना खेलें, वीडियोज ना देखें। इस तरह की जो चीजें हैं वो मॉनिटर की जा सकती हैं आपका एक लोकेशन पे बैठ के। तो इस तरह ये जो अपने आप में एक सिस्टम बन गया, ये एक नेटवर्किंग का सिस्टम यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर एक सिंगल स्टोरेज होने की वजह से जो है मुझे बच्चों का सारा डाटा भी मिलता रहता है, मैं ये देखता रहता हूँ कि बच्चे ने जो अपनी असाइनमेंट है वो कर दी है या नहीं करी है, इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिल जाती है। तो ये फाइल सर्वर भी इसको कहा जाता है, शेयर्ड एंड मेड अवेलेबल टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मान लीजिए ये स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 3 है, ये स्टूडेंट 4 है, ये 5 है, तो जब सेंट्रल स्टोरेज की बात आएगी, अगर 1 भी यहीं स्टोर कर रहा है, 2 भी यहीं स्टोर कर रहा है, तो ये आपस में भी जो है एक दूसरे का डाटा जो है एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए 5 को जो है 1 की असाइनमेंट देखनी है तो वही सेंट्रल जो सर्वर है इसके अंदर से वो फाइल जो है इजीली एक्सेस कर पाएगा। तो इस तरह से जो है नेटवर्किंग क्रिएट की जा सकती है।
उसके बाद आता है एनीवन कैन कनेक्ट टू अ कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे मैंने कहा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक और सिस्टम डाल देता हूँ, सिस्टम नंबर 6, तो ये भी जो है अब ओवरऑल नेटवर्क का जो है पार्ट बन गया। तो ये भी अब जो है सेंट्रल जो स्टोरेज है, सेंट्रल जो राइट्स हैं चीज़ों को यूज़ करने के, वो इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद आते हैं फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर मान लीजिए जैसे जो कंप्यूटर 1 है या जो यूजर है यहाँ पर कंप्यूटर 1 का, उसको मान लीजिए किसी तरह की जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है, तो फटाफट से जो है अपने कंप्यूटर से जो है कंप्यूटर नंबर 5 को, या जो एक्सपर्ट मान लीजिए ये हैं, इनको जो है कनेक्ट कर सकता है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो आपके जो मेन कंप्यूटर आईटी हेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको जो है कनेक्ट कर सकता है कि भाई साहब मेरा एक बार ये कंप्यूटर देखिए, ये प्रिंट नहीं दे रहा है, ये जो है स्लो हो गया है। तो वो वहीं से अपने कंप्यूटर से बैठा बैठा आपके कंप्यूटर को जो है एक्सेस करके उसको जो है वापस से रिपेयर, इस तरह की चीजें जो है मेंटेन जो है कर सकता है। तो फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई है। ये जो 1 है, यूजर 1 है, इसको अपने डिपार्टमेंट से उठ के जो है अपने आईटी डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ रहा, ये डायरेक्टली अपनी कुर्सी पे बैठा बैठा इमीडिएटली उसको जैसे ही लगता है कि भाई कंप्यूटर स्लो हो गया या किसी और तरह की परेशानी है जो उसको आ रही है, ये फटाफट से जो है अपने आईटी एडमिनिस्ट्रेटर को या इनमें से कोई भी जो स्पेशलाइज्ड बंदा है किसी और डिपार्टमेंट में है, उसी के डिपार्टमेंट में, उससे जो है कनेक्ट करके अपनी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करवा सकता है। सिंस एन एक्सटेंसिव प्रोसीजर इज डिसइंटीग्रेटेड इनटू अ फ्यू लिटिल प्रोसीजर एंड ईच इज टेकन केयर, तो ये चीज वही हो गई है। तो आप जो है इसको एक बार खुद से पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इंप्लाइज बैकिंग अप ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक सेंट्रल जो है सर्वर की बात हो रही है, तो जो ए का डाटा है, मान लीजिए यूजर 1 है, इसने कोई चीज अपनी सेव करी है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डाटा है कंपनी का, तो इसको इस चीज की टेंशन की जरूरत नहीं है कि कल को अगर इसके कंप्यूटर में आग लग जाए या कुछ हो जाए तो इसका डाटा जो है वो खत्म हो जाएगा, इसका जो काम है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है एक सेंट्रल सर्वर पर भी बैकअप हो चुका है। तो वो चीजें भी, इसके जो रिलायबिलिटी है वो भी आ सकती है, पीस ऑफ माइंड जो है वो बन सकता है। तो ये इक्विपमेंट क्रैश जैसे लिखा है, कल को इसको कोई विंडोज इसकी क्रैश हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इसको जो है चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद आता है इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी एक आ जाती है। दिस इनोवेशन इज नोन टू बी ट्रूली अडेप्टेबल एज इट ऑफर्स client the chance to investigate everything about fundamental thing, for example programming without influencing their usefulness। तो इस तरह से जो है, जैसे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, ये जो आईटी हेड है, वो मॉनिटर भी कर पाएगा और जो है उसको जो है चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी चीज के अंदर, वो चीज। उसके बाद आता है सिक्योरिटी थ्रू ऑथराइजेशन, बिल्कुल सही बात है। जब हम एक सेंट्रल जो है एक सर्वर या एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट डाल देते हैं, तो चीजों को जो है सिक्योरली जो है जो ऑपरेट किया जा सकता है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है हम जब इस तरह का जो है एक नेटवर्किंग जो है डेवलप कर लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए जो यूजर 1 है उसको थोड़ी मस्ती सूझ रही है और वो सोच रहा है कि मैं लंच टाइम में यूट्यूब वगैरह देख लूँ, और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है भी तो आप ये अच्छे से जानते होंगे कि आप जो है कंपनी की जो चीजें होती हैं उसके ऊपर अक्सर जो है जो नॉर्मल ब्राउजिंग है, यूट्यूब हो गया, आपके गूगल सर्च हो गया, इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। क्योंकि जो कंपनी का एक फाइनेंशियल डाटा होता है या और भी कोई चीजें होती हैं वो काफी कॉन्फिडेंशियल होती हैं अपने आप में, तो वो नहीं चाहता कि आप जो है उनकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करें। तो आप अगर देखेंगे, आप अगर जानते हैं इस चीज को, तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी कि आप किसी कंपनी में है, तो अगर आप जो उनके कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो उस वहां पर जो है वीपीएन जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इस तरह की चीज आपको देखने को मिलेगी और उन्होंने जो है इन चीजों का एक्सेस जो है आपको ब्लॉक कर रखा है। अगर आपका काम है एक्सेल में डाटा एंट्री करना तो आप सिर्फ उतना ही कीजिए, और अगर आपको इस तरह की कोई हरकत करनी है तो आप अपने मोबाइल फोन में कीजिए या अपने किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं जिसके अंदर कंपनी का कोई रिकॉर्ड जो है वो सेव नहीं है। तो उस तरह से जो है सिक्योरिटी मिल जाती है, और अगर मुझे कुछ करना है तो वो ऑथराइजेशन के बिना नहीं हो सकता। इट बूस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है। अब नेटवर्किंग की बात है, सारे डिवाइसेज जो हैं आपस में कनेक्ट हैं, एक सेंट्रल स्टोरेज भी है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो यूजर 1 है वो इन सब के जो है एक्सेस कर सकता है, जो नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, और बाकी यूजर्स भी एक दूसरे का जो है यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए इन सब के अंदर मान लीजिए 1 TB की हार्ड ड्राइव डली है और किसी एक यूजर की किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो हार्ड ड्राइव फिल हो जाती है, तो वो बहुत आसानी से जो है किसी और के जो अपने जो नेटवर्क में ही उसके कंप्यूटर हैं या यूजर्स हैं उनके जो कंप्यूटर में है फॉर द टाइम बिंग वो सेव कर सकता है, और आने वाले टाइम में उसको वहां से जब उसके पास अपनी डिस्क स्पेस अवेलेबल होगी या स्टोरेज अवेलेबल होगा तो वहां से वापस बुला सकता है। तो वो चीजें यहाँ पर की जा सकती हैं। तो ओवरऑल जो स्टोरेज है, जैसे यहाँ पर 5 हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर है, तो हमारे पास जो है टोटल स्टोरेज यहाँ पर हो जाती है 6 टेराबाइट्स की। कहाँ 1 टेराबाइट थी, कहाँ अब जो है 6 गुना जो है वो स्टोरेज हो गई है, वो चीज यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अभी हमने जान लिया कि नेटवर्क की जो है क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदा हो सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि नेटवर्क होते किस तरह के हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है हमारा सबसे पहले, यानी कि एक छोटे एरिया में, एक लोकल एरिया में, मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, या एक आपका कंप्यूटर लैब जो होता है यूनिवर्सिटी का या आपका स्कूल्स का, उस जगह पे जो एक छोटे लेवल पर जहां पर अपने 20, 25, 30 कंप्यूटर तक होते हैं, वहां पर अगर कोई नेटवर्क यूज किया जाता है तो वो होता है लैन नेटवर्क।
जहां पर कम संख्या है कंप्यूटर्स की और उनको आपस में जो है कनेक्ट किया गया है, तो उस तरह का जो नेटवर्क है वो आपका लैन कहलाता है। तो इस तरह का आपको दिखाई देगा। इसके अंदर अपना जो है ये थोड़े बहुत कंप्यूटर्स जो है, जैसे कंप्यूटर लैब मैंने आपको बता दिया स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर, वहां लोकल नेटवर्क एरिया इस्तेमाल करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और ऑफिस। LAN is used for connecting to or more personal computer twisted pair and coaxial cables। तो इसके द्वारा जो है केबल्स के द्वारा आपको ये कनेक्ट कर दिया जाता है। LAN केबल जो है वो आती हैं, आपको पता होगा, इथरनेट केबल्स जो है उनके द्वारा इनको कनेक्ट करा जाता है। द डाटा इज ट्रांसफर एट एक्सट्रीमली फास्टर रेटिंग। नेटवर्क छोटा है तो जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो ऑलमोस्ट जो है इंस्टेंटेनियस ही होता है। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड हायर सिक्योरिटी। जितना नेटवर्क छोटा रहेगा, जितने लोग जो है वो कम आपके सर्कल में रहेंगे, आपका उतना ही जो है एनवायरमेंट जो है वो सिक्योर रह सकता है वो चीज। उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये अपना जो है ग्रुप ऑफ लैन जब हम कर देते हैं, जब बहुत सारे जो लैन है, मान लीजिए लैन 1 है, लैन 2 है, लैन 3 है, इस तरह की जो है कई स्कूल्स या आपस में बिल्डिंग्स को अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो उस तरह की जो चीजें हैं वो आपका मैन बन जाती है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर अ लार्जर जियोग्राफिक एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग अ डिफरेंट लैन टू फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क। तो इस तरह के आप देख रहे हैं, ये एक लैन है, ये एक लैन है, ये एक लैन है, तो ये जब सारे ही आपस में एक दूसरे से एक सेंट्रल नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो वो आपका बन जाएगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये आपका मैन बन जाता है। तो ये है इन मैन वेरियस लैन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। जो टेलीफोन की एक्सचेंज लाइन है उनके द्वारा जो है कनेक्ट किया जाता है। ये प्रोटोकॉल्स हैं कुछ, RS232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3 और ADSL। तो चीजें इस तरह से हैं। अब यूजेस बताते हैं कि मैन के यूज क्या हो सकते हैं। यूज्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन बैंक्स इन अ सिटी। तो सारे जो बैंक्स हैं, मान लीजिए SBI है, उसकी आपके जो शहर है उसके अंदर मान लीजिए 6 ब्रांचेस हैं या 5 ब्रांच हैं या 10 भी ब्रांच है, जैसे दिल्ली है वहां पर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो उन जो ब्रांचेस है, मान लीजिए दिल्ली जैसे शहर की बात करूं जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, तो वहां मान लीजिए अगर SBI की 50 ब्रांचेस भी हैं तो वो सारी ब्रांचेस जो हैं एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड होंगी। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवाया है तो उसका जो डाटा है वो सारी जो 49 बाकी ब्रांच है उनके अंदर भी आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा। सिमिलरली कोई और बैंक है, एक्सिस बैंक है या HDFC या कोई भी बैंक है, आपका जितनी भी ब्रांचेस हैं एक शहर में या किसी चीज में, तो उनको आपस में कनेक्ट कर लिया जाता है। ऐसे ही अगर आपका मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं दृष्टि IAS की, जिसकी दिल्ली में अपना 4 से 5 जो है ब्रांचेस हैं, तो वो आपस के अंदर जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के हिसाब से कनेक्टेड होती होंगी। और सिमिलरली ऐसे स्कूल्स हैं, मान लीजिए कोई स्कूल है, जैसे DPS स्कूल है, आप देखेंगे हर जगह है DPS स्कूल। तो एक शहर में अगर मान लो 4-5 DPS स्कूल्स हैं, एक जूनियर विंग है, एक सीनियर विंग है और एक जो है कंबाइंड विंग है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपका मैन के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन एयरलाइन रिजर्वेशन, वो जो भी है उसके फंक्शंस जो है। इट कैन बी यूज्ड इन अ कॉलेज विद इन अ सिटी। तो कॉलेज है जैसे अपना MET है, उसके अंदर MET के डिफरेंट जो है अपने आप में उसका कैंपस ही इतना बड़ा है कि उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अगर उन सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में जो है कनेक्ट कर दें तो जो है अपना मैन नेटवर्क ही वो बन जाएगा। इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन मिलिट्री में भी मैन का इस्तेमाल किया जाता है। सारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं जितनी भी हैं और जो रेजिमेंट्स हैं जितनी भी हैं, जैसे जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, उनको जो है आपस में जो कनेक्ट किया जाता है ताकि जो हमारा सेंट्रल मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो CDS वगैरह होते हैं, वो उनको एक साथ जो है देख पाए, एनालाइज कर पाए और कहाँ सिचुएशन कैसी है उसका एक बार जो है एस्टिमेट सा या ब्यौरा जो ले पाए। तो वो चीजें हैं। उसके बाद जो है वैन आता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि एक बहुत बड़े जो है यानी कि आप देखेंगे जो मैन था वो लैन से बना था और जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, वो जो है मल्टीपल वैन से बन जाता है। यानी कि अगर आप जैसे जब हमने वैन की बात करी थी तो हम कुछ लैन्स को आपस में कनेक्ट करते थे ताकि वैन बन जाए, और अब हम कर रहे हैं मैन को आपस में, कुछ मैन्स को आपस में कनेक्ट, जिससे जो है एक वाइड एरिया नेटवर्क बन जाए। और ये जो है बहुत बड़ा जो है नेटवर्क होता है। अगर मैं बात करूं एक पूरे कंट्री की या एक पूरे स्टेट की, उस तरह का जो है ये अपना नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्री। तो पूरे स्टेट की, हरियाणा की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं हरियाणा में रहता हूं, तो हरियाणा का जो अपना ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंट है जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह करता है, तो सारी स्टेट्स जो है आपस में जो है मिलके जो है इस तरह का हरियाणा का जो मैप है उसके अंदर जब सारी स्टेट्स को मिलाकर जो है एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया जाता है ताकि सारे स्टेट्स का जो है इंडिविजुअली हम वेदर डाटा जो है वो इकट्ठा कर सकें, तो वो चीज़ जो है वो जो है वाइड एरिया नेटवर्क बन जाती है। और सिमिलरली जब ऐसे बहुत सारे स्टेट्स का मिलाकर एक पूरे देश का जो है नेटवर्क बना दिया जाता है तो वो आपका बन जाता है वैन। वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल लोकेशन, जैसे मैंने कहा वो स्पैन ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया थ्रू टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल और सैटेलाइट लिंक्स।
द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। तो इंटरनेट जो है वो अपने आप में एक वैन सिस्टम का आपका एग्जांपल है, यानी कि सारी कंट्रीज को एक दूसरे के सारे मान लीजिए हमारे यहाँ पर 7 बिलियन की पॉपुलेशन है और 7 बिलियन के पास हम मान लेते हैं कि 7 बिलियन ही कंप्यूटर सिस्टम है, तो 7 बिलियन कंप्यूटर सिस्टम को जो है एक साथ जोड़ के रखने वाला जो नेटवर्क है वो अपना वैन बन जाता है, जिससे अपना इंटरनेट जो है चलता है। वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। तो उस तरह की जो चीजें हैं वो वैन के थ्रू की जा सकती हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड जैसे अपना जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, ये पूरे देश भर में चलते हैं। तो वो चीजें हैं देश भर में क्या, इनफैक्ट ये जो आसपास के नेबरिंग कंट्री है जैसे बांग्लादेश हो गया, वहां पर भी इनका जो है ऑपरेशंस चलता रहता है। तो वो चीजें हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड है, कोई भी नेटवर्क है, यहाँ 4G की बात है, 3G है, इससे पहले 2G था, तो वो सारी चीजें भी जो है आपकी देश भर में चलती थी, बहुत बड़ा एरिया कवर करती थी। तो वो जो है मोबाइल ब्रॉडबैंड एक वैन का जो है पार्ट बन जाता है। लास्ट माइल, अ टेलीकॉम कंपनी इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विसेज टू कस्टमर इन 100 ऑफ सिटी बाय कनेक्टिंग देयर होम विद फाइबर। जैसे जो आपका जो वाईफाई चल रहा है या जो आपका ये मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल नेट है, इंटरनेट है, ये जो चल रहा है, तो ये पूरे देश भर में जो है, ऐसा नहीं है कि जो है रिलायंस जियो जो है वो ये सोच के आती है कि मुझे तो भाई सिर्फ महाराष्ट्र में ही अपना इंटरनेट प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं होता। वो जब आते हैं तो वो पूरे देश भर को जो है कवर करने की सोचती है, और ना सिर्फ देश भर को बट जो है दुनिया भर के नेटवर्क जो है कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट नेटवर्क, बैंक प्रोवाइड अ प्राइवेट नेटवर्क दैट कनेक्ट द 44 ऑफिसेस। तो इस तरह से जो है आपके जो बैंक्स हैं उनका भी जो नेटवर्क है, जैसे मैंने कहा था एक शहर में SBI की मान लीजिए 50 ब्रांचें हैं, वो मैन के अंदर आती हैं, तो पूरे देश भर में अगर मैं बात करूं या पूरे एक राज्य में या हरियाणा में सारी, जैसे मैंने कहा SBI जो है वो दिल्ली में मान लीजिए 50 हैं, और अगर मैं बात करूं अब जो NCR इलाका है यानी दिल्ली हरियाणा के कुछ इलाके और नोएडा हो गया या गुड़गांव हो गया, उनको जब आपस में मिला दिया जाएगा SBI की सारी ब्रांच को, तो वहां पर जो है वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो एक बन जाता है। तो वो चीज। उसके बाद आते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क। कौन से नेटवर्क जो है पब्लिक नेटवर्क होते हैं, यानी ओपन है, जिसके अंदर कोई भी जनरल पब्लिक जो है वो आकर अपने आप को कनेक्ट कर सकती है, और कौन से ऐसे नेटवर्क हैं जो प्राइवेट होते हैं, जिसके अंदर कुछ ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स ही होते हैं, यूजर्स ही होते हैं, जो उन नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। अ पब्लिक नेटवर्क इज अ नेटवर्क टू विच एनीवन कैन कनेक्ट। जैसा मैंने बोला, तो उसके अंदर कोई भी जनरल पब्लिक जो है, जैसे मेट्रो स्टेशन पर अगर आप वाईफाई देखेंगे या किसी यूनिवर्सिटी में आप वाईफाई देखेंगे, तो वहां पर जो है जनरल पब्लिक जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। आप अपना जस्ट मोबाइल नंबर डालिए, वो उसके ऊपर एक OTP भेज देंगे, आपका मोबाइल जो है जैसे ही वेरीफाई होगा आप उनका जो है वाईफाई जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो वो एक पब्लिक नेटवर्क हो गया, वहां पर जो है कोई भी आकर चीजें जो है अपना नेट को जो है वेब को जो है सर्व कर सकता है। अगर प्राइवेट की बात करूं तो वो जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है। जैसे इस वक्त जो मेरा कंप्यूटर सिस्टम है या आपका मोबाइल है, वो एक प्राइवेट नेटवर्क का जो है इस वक्त पार्ट है। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस किसी और को दे देंगे ओवर नेटवर्क, वो जो है पब्लिक एक्सेस बन जाएगा। तो वो चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। अ कॉर्पोरेट नेटवर्क और नेटवर्क इन स्कूल और एग्जांपल ऑफ प्राइवेट नेटवर्क। तो वही चीज। डाटा कम्युनिकेशन मीडिया। तो डाटा कम्युनिकेशन को किस तरह से जो है रिले करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए मीडिया जो है, उस तरह की जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। ये हम जो है अपने अगले लेक्चर में अब कवर करेंगे। फिलहाल के लिए जो है मैं चाहूंगा कि आप जो अब तक कराया है, अपने 2 लेक्चर्स हैं पीछे, उनको रिवाइज कर लें, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर समझ लें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या थे, फंक्शनल एरिया ऑफ कंप्यूटर क्या थे। आज हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया। तो इस तरह की चीजें जो है आप एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको समझना भी आसान होगा, और आपके एग्जाम में भी जो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।